नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कुछ हफ्तों के बाद वैक्सीन की शुरुआत, इसमें आपका स्वागत है। और कोरोना संकट से जूझ रहे हिंदुस्तान के लिए आज का दिन बेहद शुभ समाचार लेकर आया। पीएम मोदी ने पूरे देश को गुड न्यूज देते हुए बताया कि आने वाले कुछ हफ्तों में कोरोना की सबसे भरोसेमंद वैक्सीन तैयार हो जाएगी और वैज्ञानिकों की हरी झंडी के साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। पीएम ने बताया कि सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स, बुजुर्ग और बीमार लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। पीएम ने बताया कि इस वक्त देश में 8 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। 8 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। इनमें से 3 वैक्सीन भारत में बन रहा है। पीएम ने बताया कि वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाई जा रही है और इसको लेकर के काम काफी तेज हुआ है। पीएम ने बताया कि एक टास्क फोर्स और एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया गया है जो वैक्सीन के वितरण से जुड़े सारे फैसले करेगा। वैक्सीन की कीमत अभी तय नहीं की गई है, लेकिन इतना तय है कि पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद आने वाला नया साल हैप्पी न्यू वैक्सीन ईयर वाला होने वाला है। लेकिन कुछ सवाल भी हैं। सवाल ये है कि अब चूंकि वैक्सीन की बात हो रही है तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। आप तक वैक्सीन पहुंचने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कितनी जल्दी आप तक वैक्सीन पहुंच सकती है, और इसको लेकर के जो अलग अलग सवाल हैं कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा बेहतर है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हम आप जानना चाहते हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि आज पीएम ने वैक्सीन के ऊपर कहा क्या है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। तो आपने सुना पीएम मोदी को, उन्होंने भरोसा दिया है कि कुछ हफ्तों में वैक्सीन तैयार हो जाएगी और वैज्ञानिकों की हरी झंडी के बाद टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स के, और साथ ही डॉक्टर रमन गंगाखेडकर हैं, पूर्व डायरेक्टर ICMR NIV पुणे के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल मिश्रा जी आपसे होगा, चूंकि आप एम्स के डायरेक्टर रहे हैं और वैक्सीन की जो पूरी प्रक्रिया होती है टीकाकरण की, उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं और आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, या उनको अगर आप ठीक से और बता पाएं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे जो प्रोडक्शन सेंटर है वैक्सीन का, वहां से लेकर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचने में ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी चेन किस तरह से काम करती है, इसको जरा अगर आप आसान भाषा में समझा पाए तो। मृत्युंजय जी, जैसे आपने ये पूछा कि क्या पूरी वैक्सीन डेवलपमेंट की क्या प्रक्रिया होती है, तो थोड़ा सा पहले जाके फिर हम आगे जाएंगे कि प्री क्लिनिकल एनिमल टेस्टिंग से लेके फेज 1 सेफ्टी ट्रायल, फेज 2 सेफ्टी ट्रायल, फेज 3 सेफ्टी ट्रायल
और फिर रेगुलेटर्स का अप्रूवल। पहले जो पुराने वक्त में जब वैक्सीन डेवलपमेंट होता था तो इसमें 8 से 10 वर्ष या उससे ज्यादा समय भी लगता था ये सब प्रक्रियाओं को पूरा करने में। अब सबका आजकल यही एक सवाल है कि इस समय इतनी जल्दी कैसे बन गई वैक्सीन। तो जैसे डॉक्टर गंगा ने भी बताया था पिछले बार आपके ही प्रोग्राम में कि ये इसलिए हो पाया कि वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स मौजूद थे, बने हुए थे और उस पर काम करना वैज्ञानिकों के लिए आसान हो गया। अब अगर आप देखें तो भारत में इस समय जो 3 वैक्सीन्स जो आगे हैं, उनमें जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं एस्ट्राजेनेका के माध्यम से, वो इन तीनों में सबसे आगे है, जिसके फेज 3 ट्रायल लगभग हो चुके हैं और वो डेटा सबमिट करेंगे। जैसे आपने उनको सुना था पिछले शनिवार को सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ को। उसके बाद भारत बायोटेक भी काफी आगे पहुंच गई है। उसके जो फेज 1 फेज 2 ट्रायल के बाद जो फेज 3 ट्रायल है वो भी चल रहा है और उसके भी संपन्न होने की, जैसे प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि अगले कुछ हफ्तों में वैज्ञानिकों ने कहा है कि उपलब्ध हो जाएगी। और सीरम इंस्टीट्यूट के पास कुछ डोजेजेस उन्होंने बना के रखे हुए हैं इसके, जिसका ट्रायल चल रहा है। तो ये ट्रायल में सेफ भी है और इसमें इफेक्टिवनेस भी, एफिकेशियस भी मानी जा रही है। तो ये मानते हुए उन्होंने कुछ वैक्सीन डोजेजेस को तैयार करके रखा है और अब जो प्रक्रिया है, जैसे ही डीसीजीआई के पास इनका डेटा जाएगा, फिर वो एक अपनी समिति बना के उस पर गहन अध्ययन करके और फिर जब ऐसा लगेगा कि हाँ ये डेटा रिलायबल है, इस ट्रस्टवर्दी है और इस पर विश्वास किया जा सकता है, तो डीसीजीआई इमरजेंसी यूज की परमिशन दे सकते हैं, जो जिसकी काफी संभावना है। और वो देंगे तो फिर साइमल्टेनियसली ट्रायल चलता रहेगा, ट्रायल नहीं बंद होगा। ट्रायल तो अभी 2 साल 3 साल चलेगा वैक्सीन का। इमरजेंसी यूज के लिए जैसे प्रधानमंत्री ने जो बताया, प्राथमिकता करते हुए ये वैक्सीन जाएगी। प्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा, वैक्सीन तो बन चुकी है, उसी का ट्रायल हो रहा है और जैसे ही ये क्लियरेंस मिलती है डेटा से और डीसीजीआई से, तो वो वैक्सीन को मैस कंजम्पशन के लिए उतार दिया जाएगा। और इसके अलावा भारत बायोटेक की वैक्सीन भी उसके कहिए एक महीने बाद आ जाएगी और जाइडस कैडिला की भी, चूंकि उसके भी ट्रायल्स फेज 1 एंड फेज 2 हो चुके हैं, वो थोड़ा सा और इनसे पीछे है। तो मैं कहूँ अगले 8 से 12 हफ्तों में ये कार्यक्रम हो सकता है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा। और वैज्ञानिकों ने भी, जो प्रधानमंत्री पिछले शनिवार को गए थे अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे, फर्स्ट हैंड यही जानकारी लेने के लिए कि आपको कोई सरकार की मदद चाहिए और ये फर्स्ट हैंड जानकारी लेने के लिए कि क्या स्थिति है, तो वैज्ञानिकों ने जो भरोसा दिया है उसकी बेसिस पे हम सबका भी आकलन प्रधानमंत्री के वक्तव्य से यही है, ऐसा लगता है कि जनवरी में अंत तक सीरम इंस्टीट्यूट वाले के लिए हो सकता है प्रक्रिया शुरू हो जाए वैक्सीनेशन की, और उसके कुछ हफ्तों बाद भारत बायोटेक की और जाइडस कैडिला की भी आ सकती है। तो प्रोडक्शन वैक्सीन्स का चल रहा है, क्योंकि ट्रायल तो तभी होगा जब वैक्सीन बन जाएगी। तो वैक्सीन बनी हुई है, उसके ट्रायल चल रहे हैं। जी, ये आपने बहुत डिटेल में समझाया कि पूरी प्रक्रिया इसकी होती क्या है। अब गंगा खेडकर जी, अब महत्वपूर्ण सवाल ये होता है, क्योंकि 8 वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है और पीएम ने भी ये बात कही और अभी डॉक्टर मिश्रा ने भी ये बात कही। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी जब टीकाकरण की, तो मान लीजिए कोई वैक्सीन पहले आती है और कुछ पब्लिक तक वो वाली वैक्सीन पहुंचती है और तब तक दूसरी वैक्सीन भी आ जाती है, तो क्या दूसरे इलाके में दूसरी वैक्सीन दी जाएगी? मतलब मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि अगर एक साथ या आगे पीछे भी 2-3 वैक्सीन आ जाए तो क्या अलग अलग वैक्सीन लोगों को दी जाएगी अलग अलग इलाके में, या एक ही वैक्सीन दी जाएगी सारे लोगों को? इसको लेकर सर क्या मानदंड है? नहीं, इसमें थोड़े से रेट लिमिटिंग स्टेप्स है, वो हमको बाद में उनके बारे में पता चलेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है कि हमको 4 चीजों के ऊपर देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है उसका प्रोटेक्शन कितना है,
उसको साइड इफेक्ट्स क्या है, उसको स्टोरेज करने के लिए कोई एबनॉर्मल कंडीशन या जो हमारे इस हेल्थ सिस्टम में नहीं है वैसी कुछ कंडीशन हमको लगने वाली है क्या, और वो होने के बाद में वो वैक्सीन, क्योंकि ये मल्टी डोज वायल्स रहेंगे, 10 ml की वैक्सीन का वायल रहेगा और हर इंसान को देते वक्त, जैसे आपने हेपेटाइटिस बी में देखा होगा, वो कई लोगों को एक ही बार देते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में मैं रखूं तो एक बार खोलने के बाद में कितना टाइम वो वैक्सीन मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। रहा सवाल कि इसमें कौन आएगा पहले, कौन दूसरा आएगा, कोई भी पहले आए, लेकिन उसके पास, जैसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 30 करोड़ डोज हम पहले वेव में देने वाले हैं। अब 30 करोड़ डोज यानी उसको 60 करोड़ डोज बनाना पड़ेगा, 30 करोड़ लोगों को अगर हमको इम्यूनाइज करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये एक ही कोई वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के पास उतना डोज उस टाइम पे बने हुए होंगे या वो दे पाएंगे। तो जैसे पहले रिजल्ट आएगा उसको पहले रोल आउट करेंगे, जैसा सेकंड आएगा तो रेट लिमिटिंग स्टेप, वो मेरे पास कितने वैक्सीन के डोज है ये बन जाएंगे और उनको लेना पड़ेगा। अब रहा उससे एक हमको थोड़ा डर लगेगा कि क्या मुझे जो वैक्सीन मिलने वाली है वो कोई तकदीर से खराब किस्म की वैक्सीन आएगी, शायद नहीं है, क्योंकि सारे वैक्सीन्स में स्पाइक प्रोटीन का ही इस्तेमाल हो रहा है और ये स्पाइक प्रोटीन बहुत पावरफुल इम्यूनाइजिंग एजेंट है ऐसे दिख रहा है, क्योंकि सारे के सारे ट्रायल्स जो कंप्लीशन को आ चुके हैं बाहर के देशों में, उसमें भी स्पाइक प्रोटीन बना के ही इम्यूनाइजेशन हो रहा है और उनके रिजल्ट्स 90% से ज्यादा प्रोटेक्टिव एफिकेसी के आ रहे हैं। तो इस हालत में हमको ये डर नहीं रहेगा कि क्या उसका प्रोटेक्शन अलग रहेगा। साइड इफेक्ट की जो प्रोफाइल है, सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है, ये पहले 2 महीने ही पता चलेगा। तो मैं पहले बैच में अगर दूसरे कंपनी की ले लिया और उसके बाद में मुझे उसके पास उतने डोज नहीं है, इसलिए दूसरे की भी मैंने लेके अगर वो लोगों को देने की कोशिश की तो इनमें फर्क नहीं दिखेगा। हाँ, अच्छा, ये आपने बहुत तस्वीर साफ कर दी कि क्या इसकी प्रक्रिया क्या होती है। और आपने कहा कि अगर एक डोज किसी और कंपनी की ली जाए और दूसरी डोज अगर किसी और कंपनी की अगर शॉर्टेज की वजह से ली जाए तो उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब मिश्रा जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट आई है और जिसमें जी नहीं, मैं एक चीज कहता हूं, नहीं वो गलत मैसेज मत जाए, इसलिए एक कंपनी का एक डोज और दूसरे कंपनी का दूसरा डोज ये अभी तक किसी को पता नहीं है। जहां तक हो सके हर इंसान को 2 डोज उसी वैक्सीन के मिलेंगे, एक ही लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये बात आपने पहले भी कही थी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन सर आपने जो एक बात कही कि इसका साइड इफेक्ट का अभी पता नहीं चला है, और अगर उसको अगर थोड़ा और क्लेरिफाई कर दें आप, अगर मान लीजिए एक डोज किसी एक कंपनी का किसी को मिलता है और दूसरी डोज की किल्लत है या शॉर्टेज है, वहां पर नहीं आ पा रही है, लेकिन दूसरी कंपनी की डोज वहां पर अवेलेबल है, तो क्या उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो ले सकते हैं क्राइसिस में? गंगा खेड़कर जी, अभी आप एक चीज, एक सिचुएशन हमने समझना चाहिए। सरकार जब वैक्सीन रोल आउट करेगी तो अभी कैसा हेल्थ केयर वर्कर्स किसको देना है उसकी स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट तैयार है। तो वो जब डोज डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो 2 डोज उस इंसान के उसी वक्त दिए जाएंगे और उसको वही मिलेगा। हम इंटरचेंजेबिलिटी, जो आप जो कह रहे हैं इसको हम इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं, पहले एक वैक्सीन देना फिर दूसरे मैन्युफैक्चरर की देना, इसके बारे में हम साशंक है अभी भी, क्योंकि उसके लिए अलग से ट्रायल करना पड़ता है, वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। हाँ ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि उसके लिए अलग से ट्रायल करना पड़ता है, वो रिस्की रहेगा, मतलब एक ही कंपनी का प्रॉपर डोज दिया जाएगा। ये चीजें साफ हो गई हैं। अब मिश्रा जी, मैं सर आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट आई है और उसपे ये कहा गया है कि इंडिया जो है टॉप पे है, जो वैक्सीन की डोज को सिक्योर करने में इंडिया टॉप पे है, और 160 करोड़ जो वैक्सीन की डोज है उसको इंडिया ने ये कोशिश किया है कि उसका स्टॉक किया जाए, उसके लिए बातचीत हुई है, उसके लिए करार हुआ है।
तो अगर मान लीजिए 160 करोड़ डोज की बातचीत हुई है और टाइमली डिलीवरी इसकी हो जाती है, तो आपको लगता है कि हम बहुत जल्द एक मेजर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे? और आपका अपना अंदाजा क्या है, कितना वक्त लगेगा इसमें एक मेजर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में? हाँ, मैं थोड़ा सा जो आपका पहला सवाल था कि सेम कंपनी की वैक्सीन 2 डोज या अलग कंपनी की, तो डॉक्टर गंगा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये एक ही कंपनी की होगी, मतलब एक ही मैन्युफैक्चरर की लगेगी एक व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि पहली डोज किसी और की हो दूसरी हो। लेकिन चूंकि भारत बड़ा देश है और हम बार बार इस बात को कह भी रहे हैं कि एक ही मैन्युफैक्चरर पूरे भारत के लिए डोज नहीं बना सकता इतना जल्दी, ये संभव नहीं है। इसलिए इसको जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे मानिए कि यदि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों की वैक्सीन की डोजेस तैयार हैं, तो अब इसमें ये कर सकते हैं कि भारत बड़ा देश है, यहाँ पे 28 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उसको डिवाइड करके कहीं किसी राज्य में सीरम इंस्टीट्यूट की जाएगी, किसी राज्य में भारत बायोटेक की। अच्छा, जहां तक साइड इफेक्ट का सवाल है, तो मैं नहीं समझता कि साइड इफेक्ट एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू आएगा लॉन्ग टर्म में वैक्सीनेशन के टाइम पे, क्योंकि ये असेसमेंट ऑलरेडी फेज 1 और फेज 2 में हो चुका है। लेकिन मेडिसिन में कोई भी चीज 100% नहीं होती है, ये बात बिल्कुल है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्प्लिकेशन भी हम लोग देखते हैं, तो वो बात हो सकती है कभी भी। लेकिन अदरवाइज हम ये मान के चल रहे हैं कि फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल का जो डेटा है वो इतना कन्विंसिंग है कि कोई उसमें हमें लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क का इश्यू नहीं है इस वैक्सीन से, जो भी ट्रायल चल रहे हैं। और कोई माइल्ड साइड इफेक्ट तो होते हैं, कभी हेडेक हो गया, हल्का सा बुखार आ गया, रिएक्शन हो गई जहाँ पे वैक्सीन लगी है। लेकिन जैसे फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में जिसको लगती है उस व्यक्ति को कुछ घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है वैक्सीन लेने के बाद। फेज 3 ट्रायल में फिर उतना रिगरस ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में या सुपरवाइजरी स्टेटस में नहीं रखा जाता है, तो ये भी समझना थोड़ा जरूरी है। अब आपने जो सवाल किया था, फिर से कहेंगे क्या सवाल था मृत्युंजय जी? जी सर, सवाल यही था कि 160 करोड़ डोज को इंडिया ने सिक्योर किया है, दुनिया में सबसे ज्यादा डोज के लिए अब तक इंडिया ने ही करार किया है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि कितने वक्त में हम लोग एक बड़ी आबादी को टीका दे पाएंगे? आपका क्या अंदाजा है? देखिए, अभी जितनी डोजेजेस तैयार होंगी, जैसे अनुमान लगा लीजिए आपकी 40 से 50 मिलियन डोज मान लीजिए तैयार हो जाती हैं 2 कंपनी की मिला के, तो वो जो है अभी पूरी जनता के लिए तो पूरे पड़ेगा नहीं, इसीलिए प्रायोरिटाइजेशन की बात हो रही है। और जो मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें भी समय लगता है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो लॉजिस्टिक्स हैं हमारे यहाँ। जैसे एक बात ये भी चल रही है, जैसे वोटिंग प्रक्रिया होती है उस प्रकार से भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल सकता है। दूसरे हॉस्पिटल्स को वैक्सीन के जो क्वांटिटी है वो हर एक को दे दी जाएगी, लोकेलिटीज में दे दी जाएगी। तो इसका काफी डिसेंट्रलाइजेशन होगा एक ऑर्गेनाइज तरीके से। और वो अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जी और हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। गंगा खेडकर जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अभी कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं हमें, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं और बहुत ही दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये चूंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सरकार की तरफ से की जाएगी, तो लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या इसके लिए उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनको जाके डोर टू डोर दिया जाएगा या किसी सेंटर पे बुलाया जाएगा या उनको खुद खरीदना पड़ेगा? तो हालांकि इसको लेकर अभी बहुत चीजें क्लियर नहीं है, तो इस पर आपका जवाब पहला। और दूसरा ये कि जब वैक्सीन किसी को दी जाएगी तो क्या इससे पहले उनका प्री हेल्थ चेकअप जरूरी है, उनको हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा, अपना कोई और टेस्ट कराना पड़ेगा, इसकी जरूरत होती है क्या? रहा पहला सवाल जो है कि वैक्सीन क्या घर घर जाके दी जाएगी? घर घर जाके नहीं दी जाएगी, उनको एक सेंटर पे बुलाना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर घर घर लेके जाने गए
तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल जो स्टोरेज के वो ट्रांसपोर्ट में रखना चाहिए, वो रखने के लिए दिक्कत आएगी। रहा दूसरा सवाल, अब एक जगह पे अगर हम देने वाले हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, वहां बहुत सारी रश न हो जाए, क्योंकि वो रश में अगर एक आधे इंसान को ऐसे ही कोविड-19 लगा होगा, वो दूसरे को ना दे दे। यानी आप इन्फेक्शन नहीं होना करके उनको वैक्सीन दे रहे हैं, तो वो जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो सेफ डिस्टेंसिंग बोले अभी, सेफ डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, जरूरी है। हाँ। तीसरी बात, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उसके आइडेंटिफायर्स क्या है, इसलिए आधार कार्ड की बात की जा रही है, क्योंकि ये 2 डोज की वैक्सीन है। मैंने किसको दिया और मैंने किसको बुलाना चाहिए बाद में सेकंड डोज को, अगर वो नहीं आया तो इसकी मालूमात रखने के लिए भी हमको उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा और वो वैक्सीन देने की कोशिश करना पड़ेगा। आपने दूसरा क्या पूछे थे? ओके जी, दूसरा गए दूसरा सर यही कि क्या प्री हेल्थ चेकअप की जरूरत है क्या? वैक्सीन अगर मैं लेने जा रहा हूं तो क्या मुझे अपना हेल्थ चेकअप पहले कराना चाहिए, या अगर कोई बीमार है तो क्या उनको, अगर मान लीजिए कोई डायबिटिक है तो क्या उनको शुगर की रिपोर्ट लेके मतलब जाना पड़ेगा वहां पे? कोई किडनी का पेशेंट है तो किडनी की रिपोर्ट लेके जाना होगा, इसके लिए क्या क्या बताएं? हाँ नहीं, एक्चुअली कैसा है कि इसकी लिस्ट बनाना ये स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं ये सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि जो आप उम्र का अगर तकाजा लगाए कि उम्र 50 से ऊपर उनको मैं दूंगा, तो वो समझना बहुत आसान है, लेकिन जिसको डायबिटीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, उसको अगर देना है तो आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है ये दिखाने के लिए तो उसको एविडेंस बताना पड़ेगा, नहीं तो वो कैसे उनको वैक्सीन देगा अगर वो उम्र में फॉल नहीं होता है। समझो मैं 40 साल का इंसान हूं और मुझे डायबिटीज है, तो मुझे अगर देना है आपको तो मैं 40 साल के क्राइटेरिया से मैं बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन डायबिटीज है करके मुझे बताना पड़ेगा मुझे डायबिटीज है, इसलिए मुझे देना पड़ेगा आपको। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये चीजें तस्वीर साफ है कि जिनको जिनको दी जाएगी उनकी पहचान भी जरूरी है। आखिरी सवाल मिश्रा जी आपसे मेरा ये होगा कि एक दर्शक ने अभी पूछा है कि क्योंकि बहुत बड़ा देश है और अलग अलग जगहों पर जब वैक्सीन पहुंचेगी तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर में हेरफेर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मान लीजिए जो प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए वैक्सीन को, अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो क्या वो वैक्सीन कम कारगर होगी, पहला सवाल, या वो वैक्सीन कुछ नुकसान कर सकती है? अगर मान लीजिए किसी रूरल इलाके में कहीं लाइट का प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, वहां थोड़ा टेम्परेचर अगर एक आध दिन ऊपर नीचे हो गया तो क्या वो उस वैक्सीन का क्या होगा फिर? नहीं, उसका एक तो ये समझे कि इतना वैक्सीनेशन हमारे यहाँ होता है, जो बच्चों में होता है और बड़ों में भी होता है, और वो कोल्ड चेन मेंटेन रहती है उसकी अराउंड द ईयर। लेकिन हाँ, एक ये हाइपोथेटिकल भी है, एक रियल भी है कि कहीं बिजली चली जाए, वो आपका यूपीएस काम नहीं कर रहा है, तो ये अगर टेम्परेचर कुछ समय के लिए 8 डिग्री से ऊपर हो जाए तो एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जो हो सकता है इसका कि वैक्सीन में नॉट बी इफेक्टिव, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, वैक्सीन लग भी जाएगी तो। लेकिन ये हो सकता है कि ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो 20 डिग्री हो जाएगा तो फिर वैक्सीन काम नहीं कर होगी, बस यही उसकी थोड़ी सी डाउन साइड होगा। अदरवाइज ट्रांसपोर्ट करने में टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उसकी पूरी प्रक्रिया ऑलरेडी हमारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उनकी होती है। सभी वैक्सीन के लिए ये जो टेम्परेचर का जो मापदंड है वो सभी वैक्सीन को और बहुत सारी दवाइयों को भी रहता है कि कीप इट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। और जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वो 4 डिग्री वाला जिसमें बाहर टेम्परेचर होता है वो उसमें ठीक रहता है ये। तो इसमें मैं और उसको जब ट्रांसपोर्ट ठीक है सर, वो उसकी आपने बहुत क्लियर कर दिया कि इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपने ये कह दिया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें टेम्परेचर की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता टेम्परेचर की दिक्कत थोड़ी बहुत आती भी है तो अधिक से अधिक यही होगा कि वो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब काम नहीं करेगा, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट या कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा आपका और डॉक्टर गंगा खेडकर जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को वैक्सीन की तमाम बारीकियों के बारे में बताने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।